Very good morning. Myself Rajneesh Kumar Srivastava on Unacademy platform, and this is one of the best platform in India for online system, and I am one of the educator here. मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और पिछले 5 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 8 to 9 बैच पढ़ा चुका मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल का। 7 से 8 हज़ार बच्चे मैं पढ़ा चुका मैथमेटिक्स में, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू दिए, सेलेक्ट हुए, ज्वाइन किए। बहुत सारे आईटीएंस रहे, बहुत सारे जनरल बच्चे रहे, कॉलेज बच्चे भी रहे, कॉलेज गोइंग बच्चे रहे। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, 35 साल का एक्सपीरियंस है। 35 साल का एक्सपीरियंस इन दैट कि 25 साल हो गया, 26 साल मुझको पढ़ाते हुए 25 साल हो गया, और 10 साल मुझे अपने लिए पढ़ते हुए हो गया था। जब मैंने स्टार्ट किया था यूपीएससी 90 में स्टार्ट किया था यूपीएससी प्रिपरेशन, और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 94 में दिया था, और 4 अटेम्प्ट दिया, 4 इंटरव्यू दिया। तो 10 साल पढ़ने का एक्सपीरियंस है और 25 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो टोटल 35 साल का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स, और एक ही सब्जेक्ट में बार बार पढ़ाने का, वो है मैथमेटिक्स। जो पिछले 25 साल से मैं हर दिन 12 से 14 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। हर दिन 12 घंटे मैथमेटिक्स चलता है क्लास, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे क्वेश्चंस का भी एक्सपीरियंस है, बहुत वाइड रेंज है मेरा क्वेश्चंस का, ठीक है। ऐसा कोई बुक नहीं है जिसके क्वेश्चन मैं यूपीएससी में टच नहीं करता हूँ। जितने भी स्टैंडर्ड बुक है सबका टच करने की कोशिश करता हूँ। बेस्ट नोट्स होता है, बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। और मैक्सिमम जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बाहर की बुक है, सारा क्वेश्चन लगभग कवर होता है। 9 to 10,000 का नोट्स होता है मेरा, और 4,000 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, 4,000 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मोर देन एनफ होते हैं। इससे बाहर आपका कुछ अभी तक पेपर में नहीं आया है, और न आगे मुझे लगता है कि आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट तक सारे नोट्स में होते हैं। एक आध पार्ट बाई चांस नहीं रहता, लेकिन मैं 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। प्रॉपर नोट्स होता है, सिस्टमेटिक होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है, हर एक नोट्स, हर एक क्वेश्चन बहुत प्रॉपर लिखा हुआ होता है। नोट्स के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेते हैं तो यू आर द वन ऑफ द सेफ स्टूडेंट। इससे बढ़िया ऑप्शनल नहीं है, इससे सेफ ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल वाई सेफ ऑप्शनल इसलिए कि इसमें अगर हम बेस्ट करते हैं तो 400 तक स्कोर कर सकते हैं, अगर ख़राब करते हैं तब भी 300 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क्स और मैथमेटिक्स का लोएस्ट मार्क्स बराबर होता है। 100 नंबर का वेरिएशन होता है अदर सब्जेक्ट से, तो आप इसको विदाउट सोचे समझे आप ले सकते हैं। अब आता है कि मैथमेटिक्स में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, किस पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, किस पे कम स्ट्रेस करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ बढ़िया से, और कहाँ पे आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। तो मैथमेटिक्स में 2 पेपर, मैथ्स पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ठीक है। एज यूजुअल जैसे बाकी सारे पेपर होते हैं, बारे ऑप्शनल होते हैं, उनके जितने क्वेश्चंस होते हैं वैसे मैथमेटिक्स में होता है। हर एक पेपर 1 में भी आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चन होंगे। 1 and 5 आर कंपल्सरी, पहला और 5वां कंपल्सरी होता है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। और बाकी जो है सेक्शन ए आप में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में 1 2 3 4 होता है, और सेक्शन बी में 5 6 7 8 होता है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी होता है, जो हर एक पेपर में ऐसे ही होता है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके हर एक क्वेश्चन 250 मार्क्स का ए होता है, 250 मार्क्स का ए होता है, दोनों मिला के 500 मार्क्स के होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पेपर में। 1 और 5 कंपल्सरी, उसको नहीं छोड़ना है, उसको छोड़ करके 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और वो 3 क्वेश्चन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें आप सेक्शन ए से एटलीस्ट 1 और सेक्शन बी से एटलीस्ट 1, तो 4 हो गया। अब बच गया 1 क्वेश्चन, वो आप सेक्शन ए से कर सकते हो या सेक्शन बी से भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए से 3 कर सकते हो,
सेक्शन बी से 2 कर सकते हो 2, या सेक्शन ए से 2 कर सकते हो, सेक्शन बी से 3 कर सकते हो, जो भी आपका चॉइस है। बट 1 और 5 आर कंपलसरी, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके 5 कोई भी कर लेंगे, नो। 1 5 कंपलसरी, 2 तो कंपलसरी करना है, 3 और करना है, और 3 में से वो भी कंपलसरी है कि सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 1, तो 4 हो गया। और एक क्वेश्चन आपका बेस्ट कहीं से जा सकते हैं, सेक्शन ए से उठा सकते हैं या सेक्शन बी से उठा सकते हैं। ये आपका पैटर्न है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 क्वेश्चन होता है, ए बी सी डी ई, ये 5 क्वेश्चन होते हैं। ये 5 × 10, हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 50 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 पार्ट ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 पार्ट ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 3 पार्ट ए बी सी। एबीसी में फिक्स है कि एक क्वेश्चन इसमें आपका, 2 क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा। तो कितने हो गए? ये आपका 50, ये आपका 50। तो ऐसे आपका बाकी क्वेश्चन होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम फॉर्मेट फॉर द सेक्शन बी, दिस इज द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेम फॉर्मेट। तो 1 5 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के होंगे, पूरे सिलेबस को कवर करता है। हर एक टॉपिक, सेक्शन ए में जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं उसमें से कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन डालते हैं, 5 क्वेश्चन, मतलब पूरे सिलेबस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो 50 मार्क्स, 10 नंबर का ईच क्वेश्चन, दैट इज 50 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आपके 50 मार्क्स भी होंगे, लेकिन 3 पार्ट होंगे। तो 2 पार्ट आपके 15 नंबर के होंगे, एक पार्ट आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मैंने 2021 में जब मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने पैटर्न चेंज किया था। पैटर्न चेंज करने का मतलब कि मैंने क्या किया था, जब पढ़ाया था, तो जब अनअकैडमी में मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, तो आप देख लीजिएगा 2021 का जो टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी पे एवरी संडे जो होता था, मैंने फॉर्मेट चेंज किया था। फॉर्मेट चेंज करने का मतलब कि फर्स्ट में 5 क्वेश्चन और सेकेंड मैंने पार्ट कर दिया था। ए का 15 नंबर और बी का जो 20 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 20 नंबर नहीं दिया था, उसको मैंने पार्ट में कर दिया था, उसको तोड़ दिया था। तो हर एक थर्ड क्वेश्चन, सी क्वेश्चन में 2 2 3 3 पार्ट कर दिया था, 3 पार्ट कर दिया था। एक आपका 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, एक 5 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। ऐसे करते हुए टोटल आपके पेपर में, पेपर 1 में, पेपर 2 में 28 से 29 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आप देखोगे तो 1 और 5 10 क्वेश्चन, 10 पार्ट, 5 पार्ट 5 पार्ट 10 पार्ट, और 3 3 3 9 पार्ट अदर 3 क्वेश्चन। तो 19 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 28 to 29 पार्ट पेपर में आते हैं, 28 पार्ट आते हैं। 8 क्वेश्चन मिला दोगे तो फर्स्ट एंड 5 10 और बाकी 6 3 18 प्लस 10 28। तो 28 पार्ट, किसी में 2 पार्ट हो जाते हैं, तो 28 to 29 आते हैं। मैंने उसको फॉर्मेट को चेंज किया था। आप देखिएगा टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी के पेपर 2021-22 के टेस्ट सीरीज में देखिएगा, तो मैंने फॉर्मेट चेंज किया था। फॉर्मेट ये चेंज किया था कि मैंने जो 20 मार्क्स क्वेश्चन था उसको ब्रेक कर दिया था। उसमें ब्रेक करके 8 नंबर 7 नंबर 5 नंबर करके मैंने 3 पार्ट कर दिया था। तो मैंने 34 से 35 क्वेश्चन मैंने डाला था। लेकिन प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगा कि जब 3-4 टेस्ट मैंने अनअकैडमी पे चला गया तो उनको फॉर्मेट में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी अनअकैडमी पे, और ऑब्वियस से फॉर्मेट प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट बनाया गया है कि 28-29 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट का भी, क्योंकि एक मैथमेटिक्स अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाई जाती और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो एक जो फॉर्मेट है वो 28 क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया गया है, 29 क्वेश्चन जो एक्सेप्टेबल होता है। मेरा 34 होता था, तो 8 क्वेश्चन अदरवाइज डालने पड़ते थे, तो वो प्रॉब्लम होती थी। तो टीम ने मुझको बोला कि रजनीश सर आप जो है 28 का फॉर्मेट कर दीजिए, क्योंकि 34 फॉर्मेट में डालने में प्रॉब्लम हो रही है, वो एक्सेप्ट करने में हम लोग को थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और हम लोग को अलग से उसको सब करना पड़ रहा है, कोडिंग करना पड़ रहा है। तब हमने कहा ठीक है कर लेते, लेकिन 3-4 टेस्ट मैंने ऐसे दिया था। हमने कहा कि ये पैटर्न यूपीएससी का हो सकता है, जब पेपर कभी भी यूपीएससी मॉडरेट करेगा, पेपर चेंज करेगा, पैटर्न चेंज करेगा, तो इस पैटर्न को इम्प्लीमेंटेशन में डाल सकता है, क्योंकि ये पैटर्न मैं अपने टेस्ट में हमेशा यूज करता हूँ। पहले जहाँ पे पढ़ा, जब जो अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, तो मैं उसको यूज करता था, तो मैंने वो फॉर्मेट डाल दिया था। और 2022 का जो पेपर था वो उसी फॉर्मेट पे आ गया था। 34-35 क्वेश्चन आए थे पेपर में, और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन था उसको ब्रेक कर दिया था, 875 में ब्रेक कर दिया था। तो बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट 3 टेस्ट जो मैंने डाला था अनअकैडमी पे, वही फॉर्मेट उठा करके यूपीएससी ने 2022 का पेपर डाल दिया, एज इट इज सेम फॉर्मेट पे। छोटे छोटे क्वेश्चन, 34-35 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट जब पेपर दे के निकला तो बहुत लोगों ने बोला कि ये पेपर मॉडरेट हो गया, पैटर्न चेंज कर दिया, मॉडरेट कर दिया। नहीं, बिल्कुल मॉडरेट नहीं किया था।
होता क्या है कि क्वेश्चन को हम ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं, मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब जब मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बढ़ेगा। अगर हम क्वेश्चन को कम कर देते हैं तो बहुत सारे टॉपिक को छोड़ना पड़ता है। अगर हमारा 400 पेज का एक टॉपिक का नोट्स है, अगर एक सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए के अंदर अगर मान लो 4 टॉपिक है, ठीक है, और हमको टोटल मिला करके 4 टॉपिक, हर एक टॉपिक के अंदर 10 चैप्टर है तो 40 चैप्टर हो गया, और 40 चैप्टर के अंदर टोटल मिला कर हमको 10 और 3 9 19 क्वेश्चन बनाने हैं हमको, टोटल 19 क्वेश्चन, ठीक है, 9 और 5 14 14 क्वेश्चन बनाने हैं। तो 40 चैप्टर के अंदर 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन डालने हैं, तो ऑब्वियस है कि 26 चैप्टर छूटेंगे। वही हम 14 से हटा के 18 तक कर दे तो 4 टॉपिक और कवर कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे टॉपिक उतने ज़्यादा कवर होते जाते हैं, और जितनी क्वेश्चन को कम करेंगे टॉपिक उतनी छूटते जाते हैं। तो एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, एजुकेटर के ऊपर, कि वो कैसा बनाता है, कैसा फॉर्मेट करता है। चलो ये बात की बात है। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि ये फॉर्मेट अगर चेंज होता है तो ऐसे हम पेपर को, क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको हम तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं। तो पेपर 1 पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 250 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स, ईच ऑप्शनल दैट इज 500 मार्क्स, टोटल 8 क्वेश्चन इन ईच पेपर, 1 and 5 कंपल्सरी, और रेस्ट आपको 3 कोई भी अटेम्प्ट करना है। तो 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, 1 और 5 कंपल्सरी होता है, 3 कोई भी और आपको अटेम्प्ट करोगे, और हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन कम से कम आपको अटेम्प्ट करना ही है। तो सेक्शन ए से 2 कर सकते हो, सेक्शन ए से 1 कर सकते हो, सेक्शन ए से 1 कर सकते हो, सेक्शन बी से 2 कर सकते हो। ये फॉर्मेट है। नंबर बता दिया कैसे करना है, क्या चीज़ है, क्या करना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, राइट। ये पेपर का पैटर्न है। 1 और 5 कंपल्सरी में सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं, और 2 3 4 क्वेश्चन में कुछ टॉपिक फिक्स है कि ये टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चन डालते हैं। अब बता रहा हूँ कि टॉपिक क्या है, आपका पेपर है क्या। पेपर 1 में आपका ए टॉपिक है, पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का। इसमें आपका जो सिलेबस है बहुत सिंपल। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है आपका ए है लीनियर अलजेब्रा। तो मैं 2 तरह का इसको ब्रेक कर देते हैं हम। चलो लीनियर अलजेब्रा पूरा लिख देते हैं आपको। लीनियर अलजेब्रा में 2 टॉपिक आता है, एक मैट्रिसेस और एक आपका वेक्टर स्पेस। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, दैट इज द मैट्रिसेस एंड दैट इज द वेक्टर स्पेस। सेकेंड ये आपका सेक्शन ए है, दिस इज द सेक्शन ए। सेकेंड कैलकुलस। अब कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बहुत सारे टॉपिक है, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिक जो आपका कॉलेज में या बीटेक के अंदर स्टार्टिंग में जो पढ़ा जाता है, आप बात कर सकते हो। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो कि नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका टॉपिक, एक टॉपिक है एसिम्प्टोट, सिंगुलर पॉइंट, कर्व ट्रेसिंग, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, आप बहुत जगह एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस बोला जाता है, बहुत जगह इसको एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस बोलते हैं लोग, अप्लाइड एनालिसिस बोलते हैं बहुत जगह। इसमें फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, सेवरल वेरिएबल्स, लैग्रेंज मल्टीप्लायर ये टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, एलएमबी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ये सब सारे टॉपिक आ जाते हैं। जैकोबियन, ये सारे टॉपिक एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस बोल लो या अप्लाइड एनालिसिस बोल लो, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस में आपका डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस। तो लेंथ तो है नहीं, एरिया, वॉल्यूम, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, नॉट रिलेशन फार्मूला, बेसिक 2 चैप्टर। एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस में यही चीज बाय डबल इंटीग्रल, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, ये आपका डबल इंटीग्रल के थ्रू, राइट। और भी आता है बीटा गामा फंक्शन, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब डबल इंटीग्रल कर सकते हो, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर सकते हैं।
इम्प्रॉपर इंटीग्रल कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 भी आते हैं, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल पेपर 1 का भी पार्ट है, पेपर 2 का भी पार्ट है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आपका एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो थर्ड टॉपिक ये है, ये आपका है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री, ये थर्ड टॉपिक है। ये आपका सेक्शन ए का पार्ट है। इसमें आपका 3D मतलब सॉलिड ज्योमेट्री 3D, एंड इसमें दो चीज़ कर सकते हो, दो कर सकते हो, एक तो 3D और एक एडवांस वाला 3D पार्ट जो हाइपरबोलॉइड, पैराबोलॉइड, लेफ्ट साइड। दिस कंप्लीटली न्यूमेरिकल, ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन ए न्यूमेरिकल पार्ट होता है। अगर थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस के पार्ट को, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंदर आता है, अगर उसको छोड़ दें तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं सजेस्ट ये करूंगा स्टूडेंट्स को कि 3 क्वेश्चन आप यहाँ उठा सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि कंपलसरी में जब 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चंस हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो कंपलसरी क्वेश्चंस एक मैट्रिसेस से होता है, एक वेक्टर स्पेस से होता है, 2 एक आपका इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट्स होता है, एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट्स होता है, 4 हो गया, और एक आपका ज्योमेट्रिक्स होता है। तो 5 पार्ट इससे कवर हो जाता है, 2 इससे, 2 इससे, 1 इससे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द मैट्रिसेज, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द कैलकुलस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंशियल कैलकुलस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रल कैलकुलस। मैट्रिसेज नहीं रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द मैट्रिसेज मतलब वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेज, एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री, ठीक है, एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द कैलकुलस। तो मेरा कहने का मतलब कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो जिसमें लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं आता है, तो 3 अटेम्प्ट कर लोगे। टोटली न्यूमेरिकल, इसमें पूरे पेपर के अंदर कहीं भी दिस, दैट, दोज, देयर, वेयर, हियर के अलावा और कुछ भी लैंग्वेज नहीं आएगा। तो इसमें प्रेजेंटेशन, सिंपल प्रेजेंटेशन है, एक बार बढ़िया से लिख लोगे, आंसर राइटिंग का कोई पंगा नहीं है कि कुछ भी चेंज करना है, एक बार बढ़िया से प्रॉपर। हाँ, प्रेजेंटेशन का मार्क ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो करते हैं, जैसे जनरली होता है कि इम्प्लाइज के नीचे ही इम्प्लाइज लिखो, ये सिस्टमेटिक लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, एक इधर लिखे, फिर इधर लिखे, फिर इधर लिखे, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे मार्क्स आपके कटेंगे। आप थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो, प्रॉपर वे में लिखो, कि जिससे कि एक रिफ्लेक्शन में आपकी कॉपी आंसर करेक्शन करते समय, आपकी कॉपी चेक करते समय, आपका आंसर राइटिंग चेक करते समय एक रिफ्लेक्शन में लग जाए कि यार बंदे ने क्या लिखा है, क्या कॉपी लिखा है, क्या आंसर लिखा है, कितना बढ़िया इसका आंसर सीट है, मज़ा आ जाए, मज़ा आ गया देख करके, ठीक है। कभी भी ये सोच के मत लिखो कि आप लिख रहे हो और नंबर भी आप ही दोगे, नहीं। आप हमेशा दिमाग में रखो कि सामने वाले की व्यू, सामने वाला का व्यू क्या सोचता है, क्योंकि करेक्शन उसी को करना है, आपको नहीं करना है। और मैं क्या प्रेजेंट करूं कि वो मेरे आंसर शीट से इम्प्रेस्ड हो जाए। अगर ये चीज़ आ गया आपको समझ में, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस सेक्शन ए। सेक्शन बी, सेम पार्ट, ठीक है, 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, टोटली न्यूमेरिकल टॉपिक है। सेक्शन बी में फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 चीज है, एक तो डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपका है स्टैटिक्स, सॉरी स्टैटिक्स जब कर, चलो एक ही स्टैटिक्स ले लो। थर्ड आपका डायनेमिक्स, एंड फोर्थ इज वेक्टर कैलकुलस। अब यहीं पे स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वेक्टर कैलकुलस, यहीं पे स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अरे यार स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आ गया, कैसे करेंगे इसको, कहाँ से उठाएं, किस तरह से करें इसको, थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होने लगती है। टफ है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बच्चों सा है। यूपी बोर्ड में 12th क्लास में पढ़ाई जाती है यूपी बोर्ड में 12th क्लास में पढ़ाई जाती थी, अब पता नहीं पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जब हमने पढ़ा था 12th क्लास में यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती थी स्टैटिक्स डायनेमिक्स, जो यूपीएससी में है ना। तो मैं बता रहा हूँ, देखो डिफरेंशियल कैलकुलस, अब देखो, अब पेपर में इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, 5, 6, 7, 8 आएगा, 4 क्वेश्चन आएगा, 5 कंपल्सरी आएगा, 4 पार्ट, 5 पार्ट रहेंगे। अब 5 पार्ट कैसे होता है, 1 ओडी, 1 लाप्लास, 2 पार्ट यहां से हो गया, 2 पार्ट वेक्टर कैलकुलस, 4 पार्ट हो गए, और 1 पार्ट स्टैटिक्स डायनेमिक्स में किसी से भी हो सकता है।
और बाई चांस कभी कभी क्या करता है, बाई चांस कभी कभी क्या करता है कि एक पार्ट ओडी, एक पार्ट लाप्लास, एक पार्ट स्टैटिक्स, एक पार्ट डायनेमिक्स, एक पार्ट वेक्टर, तो 3 पार्ट तो हो गया, बस गया 2 पार्ट स्टैटिक डायनेमिक्स। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ो नहीं, एक कवर के जाओ, एक कोई भी पढ़ो, चाहे तो आप स्टैटिक्स पढ़ो, चाहे तो आप डायनेमिक्स पढ़ो, कोई भी एक अच्छे से कर लो, बढ़िया से कोई कर लो, एक स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में तो कोई भी एक बढ़िया से सुपर तैयारी कर लो, एक को छोड़ दो। तो अगर आपका किस्मत ठीक रहा तो एक यहां से ओडी, एक लाप्लास, 2 वेक्टर, 4 एक स्टैटिक्स, 5 कंपलसरी मिल गया, छूटा नहीं। लेकिन अगर किस्मत ठीक नहीं रहा, आप स्टैटिक्स पढ़ के गए हो और कंपल्स में डायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो मैं बताऊंगा डायनेमिक्स में 3 चैप्टर पढ़ लेना, एक सेंट्रल ऑर्बिट, एक प्रोजेक्टाइल, एक एसएचएम इलास्टिक स्ट्रिंग, 3 पढ़ लोगे तो अगर रोटेट करेगा, बाई चांस आप स्टैटिक्स बढ़िया से पढ़ के गए हो, डायनेमिक्स के 3 चैप्टर पढ़े तभी कंपल्सरी मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस नहीं मिलता है, स्टैटिक्स आप पढ़ गए हो, डायनेमिक्स 3 चैप्टर पढ़ गए हो और डायनेमिक्स का ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा नहीं, तो 10 नंबर का रिस्क फैक्टर आएगा, कंपलसरी में 10 नंबर आपका छूटेगा, एक पार्ट। बाकी इसके अलावा एक ही क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 3 तो आप यहां से अटेम्प्ट कर लिए, एक कंपलसरी 4 हो गया, एक क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन आपका, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें ओडी का एक क्वेश्चन होगा, एक वेक्टर का होगा और एक स्टैटिक्स का होगा। और स्टैटिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ है, तो कंपलसरी पूरा फुल निकल गया। और एक 10 नंबर का कंपलसरी में, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका फुल निकल गया और कंपलसरी में 10 नंबर का आपका छूट गया। तो ओवरऑल रिस्क फैक्टर एक 10 नंबर का रहेगा। कब? अगर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में से अगर कोई एक आप नहीं पढ़ के गए हो तो 10 मार्क्स का रिस्क फैक्टर रहेगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, राइट? मतलब 250 में 240 आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पढ़ लिया तो 10 नंबर का भी रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो गया। दिस पेपर इज कंप्लीटली फुली न्यूमेरिकल पेपर, कहीं भी थ्योरेटिकल वर्ड नहीं है, कहीं भी आपको प्रेजेंटेशन में थ्योरी नहीं लिखनी है, टोटली न्यूमेरिकल करना है। आप 250 में 200 इजी गोइंग प्रोसेस में आफ्टर मॉडरेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर होता है तो थोड़ी सी मॉडरेशन ज़्यादा होती है, मतलब 10% मार्क्स माइनस 8 to 10% मार्क्स आपके माइनस के जाते हैं। जितने नंबर आप 250 पाएंगे उसमें से 8% मार्क्स माइनस के जाएंगे। अगर 250 आपने करेक्ट करके आए हो, 240 आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ है, तो 250 का 8% या 10% माइनस कर लो, 24-25 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। मतलब 200 के आसपास आप कुछ प्रेजेंटेशन में मार्क्स कर सकते हैं। मान लो 250 का 225 पाए हो आप, 225 और 250 का 10%, 50-20 मतलब 225 का 10%, 25 तक 22-25 हो जाएगा। और उस माइनस कर दो तो 200 तक आप आ जाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि 200 आप इजीली गोइंग प्रोसेस में स्कोर कर सकते हो। अगर 250 आप अटेम्प्ट करके आए हो, करेक्ट करके आए हो, 25 नंबर चला गया आपका प्रेजेंटेशन में, भाई ठीक है। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर में 14 नंबर देते हैं, तो कहीं से कम लग रहा है? नहीं लगता है। आप सोचो कि मार्क्स कैसे जाते हैं। अगर 15 मार्क्स में 14 मार्क्स अगर मैं आपको दे रहा हूं तो बेस्ट है। अगर 20 मार्क्स में 18 मार्क्स दे रहा हूं, 19 दे रहा हूं, एक नंबर कट किया, बेस्ट है। लेकिन अगर यही 1 मार्क्स 19 नंबर, 19 पार्ट आप करते हो, 19 पार्ट करते हो और सब में एक नंबर माइनस कर दें, तो 19 से 20 नंबर आपका माइनस हो गया। देखो मार्क्स कैसे जाता बच्चे समझ नहीं पाते हैं। 20 नंबर माइनस हो गया और एक पार्ट आपने गलत कर दिया, कोई भी क्वेश्चन, तो 15-20 नंबर वो चला गया, तो 35 नंबर चला गया ये सीधे। और ये जो 20 नंबर कटा हुआ, ये काटा नहीं गया है यार, आपके मार्क्स नहीं काटा गया। आपको 15 में 14 दिया, 20 में 19 दिया, एक इससे बेस्ट क्या हो सकता है? लेकिन सब में अगर एक नंबर माइनस कर दिया तो 19 क्वेश्चन करेंगे तो 19 पार्ट करेंगे तो 19 नंबर कटेगा ना, 20 नंबर कटेगा। और एक आध क्वेश्चन बाय द खुदा न खास्ता गलत हो गया, 20 नंबर का, 15 नंबर का, तो 30-35 नंबर तो निकल गया। 250 में से 220 पे आ गए, तो 220 हमको मिला। 10% मॉडरेशन हो गया, 20 नंबर निकल गया, तो 197-98 पे आ गए। और कहीं 15 में 14 ना दे करके 13 दे दिया, तो ओवरऑल 190 जो स्टूडेंट पेपर में करेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद पेपर 1 में या पेपर 2 में 190 मार्क्स पाए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट 230-240 नंबर का करेक्ट करके आया हुआ है पेपर। और आपको करना क्या है, यही जो एक नंबर, जो 19 नंबर आपके कट रहे हैं, उसको प्रेजेंटेशन बढ़िया करके उसको बचा लेना है। अगर वो बच गया तो 200 क्रॉस कर जाओगे, सीधे क्रॉस कर जाओगे।
तो ये पैटर्न है। तो यहाँ से 3 अटेम्प्ट करो, यहाँ से 2 अटेम्प्ट करो, 5 हो गया। 250 नंबर में 10 नंबर का रिस्क फैक्टर। कब रिस्क फैक्टर? कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में से अगर आप एक अटेम्प्ट करते हो, एक पढ़ के जाते हो बढ़िया से, स्टैटिक्स पढ़ के जाते हो, डायनेमिक्स छोड़ देते हो, या डायनेमिक्स पढ़ के जाते हो, स्टैटिक्स छोड़ देते हो, या स्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया, डायनेमिक्स का 3 चैप्टर पढ़ लिया, या डायनेमिक्स पूरा पढ़ लिया, स्टैटिक्स का 3 चैप्टर पढ़ दिया, फ्रिक्शनल पढ़ लिया, स्टेबिलिटी पढ़ लिया, वर्चुअल पढ़ लिया, कहीं कोई रिस्क फैक्टर नहीं आएगा। किस्मत खराब होगी तभी आएगा, नसीब खराब होगा, डेस्टिनी बहुत कुछ करती है यार, यूपीएससी का बहुत कुछ करती है, समझ रहे ना। अपना काम सिर्फ ये है मेंस क्वालिफाई करना, बस पीटी क्वालिफाई करना, मेंस लिखना, मेंस क्वालिफाई करना, इंटरव्यू जाके छोड़ दो। लिखा होगा किस्मत में होगा तो ख़राब इंटरव्यू करके आएंगे तभी हो जाएगा, और किस्मत में नहीं लिखा होगा तो अच्छा इंटरव्यू करके आएंगे तब भी नहीं होगा। तो बात की बात है यार, उसका बारे में क्यों सोचें हम, उसके बारे में हमारा काम है मेंस क्वालिफाई करना, बाकी छोड़ देना है। सेम फॉर्मेट पर पेपर 2, ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2, पेपर 2 में आपका सेक्शन ए, सेक्शन ए में जो टॉपिक है, पहला टॉपिक दैट इज अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा। इसके अंदर 2 टॉपिक, ग्रुप थियरी, रिंग थियरी। अब थ्योरी लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली थ्योरी होगा है ना, जब लिखा ही थ्योरी तो थ्योरी लिखा होगा तो थ्योरी होगा ही। लेकिन पेपर में जनरली सारा एप्लीकेशन पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। तो हाँ, यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपका रियल एनालिसिस। यही 2 टॉपिक पूरे मैथमेटिक्स में आपका थ्योरी है। रियल एनालिसिस में कहीं थ्योरी नहीं है, सब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आते हैं। एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में पूछ देता है, क्योंकि आईएएस का सिलेबस, यूपीएससी मैथ्स का सिलेबस, मतलब आईएएस का सिलेबस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सिलेबस दोनों का सेम सिलेबस है। हाँ, फॉरेस्ट वाले में थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन थ्योरी पूछ देता है, लेकिन यूपीएस आईएएस वाले में कहीं से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी टोटली एप्लीकेशन होता है, यहाँ भी टोटली एप्लीकेशन होता है। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी करने के लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, डेफिनीशन बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने के लिए डेफ पार्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, डेफिनीशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर डेफिनीशन आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप थ्योरी नहीं लिख पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन है, टोटली एप्लीकेशन, नॉट एक भी थ्योरी नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन है। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है भाई, है ऑब्वियस है। तीसरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चौथा टॉपिक है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये है सेक्शन ए में, ठीक है। अब बता रहा हूं आप कैसे करेंगे। एक कंपलसरी, सेम वही चीज जैसा पेपर सेक्शन ए पेपर ए का है। 1 क्वेश्चन एलपीपी, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 2 फिक्स, 1 क्वेश्चन रियल एनालिसिस फिक्स, 3 एक क्वेश्चन ग्रुप और रिंग फिक्स, 4 हो गया। अब एक पार्ट है बायसनेस, वो इसमें से ऊपर के इनमें से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। एक आपका एलपीपी फिक्स, एक आपका कॉम्प्लेक्स फिक्स रहेगा ही रहेगा, 2 एक आपका एनालिसिस फिक्स रहेगा ही रहेगा। एनालिसिस में कौन कौन टॉपिक है? इसमें जो टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज एक टॉपिक, सीक्वेंस सेकेंड टॉपिक, इम्प्रॉपर इंटीग्रल थर्ड टॉपिक, रिमेन इंटीग्रल 4 टॉपिक, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 5th टॉपिक। ये 5 और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रेंज मल्टीप्लायर 5th टॉपिक। ये पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में। इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल लैग्रेंज मल्टीप्लायर पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है, पेपर 2 में लैग्रेंज मल्टीप्लायर से आता है मैक्समिन, पेपर 1 में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल से आता है, डिवाइड है, ठीक है। तो 1 2 तो यहाँ से हो गया, 3 न्यूमेरिकल है। तो एक कॉम्प्लेक्स, एक एलपीपी, एक एनालिसिस, 3 एक ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी 4 एक बायसनेस है। तो अगर ग्रुप से 1 दे दिया, रिंग से 1 दे दिया तो 5 कंप्लीट हो गया। अगर ग्रुप से 1 ही दिया तो एनालिसिस से 2 डालेगा, ठीक है। लेकिन 4 फिक्स है, 1 ग्रुप थ्योरी, 1 एनालिसिस, 1 कॉम्प्लेक्स, 1 एलपीपी, एक कहीं से हो सकता है। तो रियल एनालिसिस से 2 पार्ट होता है क्योंकि लंबा टॉपिक है। अब आप पेपर करेंगे कैसे? थ्योरेटिक अब आता है कि इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है तो क्या यहाँ पे मार्क्स उठते हैं? थोड़ा सा तरीके से पढ़ना है। एलपीपी बढ़िया से पढ़ो, कॉम्प्लेक्स बढ़िया से पढ़ो, टोटली न्यूमेरिकल है, कहीं थ्योरेटिकल नहीं है। एनालिसिस टोटली एप्लीकेशन है, कहीं थ्योरेटिकल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटेम्प्ट करो,
क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अटेम्प्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, 1 पार्ट कॉम्प्लेक्स, 1 पार्ट फ्रॉम एलपीपी एंड 1 पार्ट एनालिसिस, आइदर रीमन इंटीग्रल और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लैग्रेंज मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 3 1 पार्ट एनालिसिस, 1 कॉम्प्लेक्स, 1 एलपीपी, दोनों सेम पैटर्न पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 1 पार्ट फ्रॉम ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, 1 पार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, 1 पार्ट फ्रॉम द एलपीपी। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी आ गया समझ में, ये हो गया। तो 3 और 4 करोगे तो अलजेब्रा नहीं आएगा, उसमें बच जाओगे। तो अलजेब्रा का सिर्फ कंपल्सरी में आपको अटेम्प्ट करना है 10 नंबर का, सिर्फ 10 मार्क्स कंपल्सरी में अलजेब्रा डालना है। लेकिन होता क्या है मैक्सिमम कोचिंग को, मैं एक ऐसा एजुकेटर हूं अनअकैडमी पे या पूरे इंडिया में, जो फर्स्ट लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है मॉडल अलजेब्रा पढ़ाता हूँ, लास्ट टॉपिक इसी से पढ़ा के ख़त्म करता हूँ सिलेबस। और इंडिया का जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो सारे के सारे कोचिंग सेंटर दे स्टार्ट द सिलेबस फ्रॉम द मॉडल अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी। वो ग्रुप 3 से क्लास स्टार्ट करते हैं, और ग्रुप 3 जब स्टार्ट करेंगे तो वहीं बोरिंग स्टार्ट हो जाती है, और बच्चे 6 महीने तक लोग ग्रुप 3 पढ़ाते हैं। जब तक वो लोग ग्रुप 3 पढ़ाते हैं तब तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ। तो वी स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिसेस एंड क्लास विद ग्रुप थ्योरी, एवरी कोचिंग सेंटर स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप थ्योरी, और जितने भी एप्लीकेशन टॉपिक है वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करने के लिए दिमाग चाहिए और टाइम चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, जो लोग नहीं कराते हैं। इसीलिए वी आर द बेस्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ, और स्टूडेंट भी बोलते हैं रजनी सर द बेस्ट। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखिएगा, अपने सीनियर से पूछिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा। कभी भी इसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी इसको पहले सिलेबस स्टार्ट करते समय इसको पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल है, बोर हो जाओगे, आप कहोगे यार कितना टफ मैथमेटिक्स है। लास्ट मेरा पढ़ो ना यार, थ्योरी है, 10 दिन हो जाता है ग्रुप थ्योरी, 15 दिन का 10 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ग्रुप थ्योरी का, ग्रुप और रिंग। तो कॉम्प्लेक्स एलपीबी बेस्ट करो, और यहाँ पे इसके क्वेश्चन चाहे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितना भी अच्छा लिख लो, बेस्ट टू बेस्ट कर लो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 मैक्स टू मैक्स, 15 नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़ने की कोशिश करो, मतलब इससे उतना ही अटेम्प्ट करो जितना ज़रूरत है कंपल्सरी में। अगर नहीं चॉइस मिलता है तब इसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर चॉइस में निकल जाता है सीधे निकालो इसको, सिलेक्शन लेना है, ईगो क्लैश नहीं करना है कि हम ग्रुप थ्योरी करेंगे, मैं रिंग थ्योरी करूँगा, आप करके दिखा दो। जहाँ आपने ईगो क्लैश किया बाहर, सीधे बाहर निकल जाओगे। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक उतना ही पढ़ो जितना कि आपकी ज़रूरत है, ठीक है, चॉइस में निकल जाता है। और 10 नंबर कंपल्सरी में है तो ग्रुप 3 तैयार कर लो, ग्रुप 3 बढ़िया से पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा 10 नंबर का फर्क पड़ेगा यार, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 नंबर मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या टॉपिक है? वन टॉपिक इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटरेस्टिंग, लाप्लास इवेंट डिफ्यूजन, मस्त, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है मैथमेटिक्स का। मेरा क्लास करोगे सबसे इजी टॉपिक लगेगा, ठीक है ना। मेरा नोट्स पढ़ लेना, मेरा लेक्चर देख लेना, इससे इजी टॉपिक आपको नहीं लगेगा कोई भी। 7-7 पेज का, 8-8 पेज का एक एक क्वेश्चन है, लेकिन आप 10 पेज ऐसे लिख जाओगे, एक राउंड में लिख जाओगे, ठीक है। सेकेंड इज न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर। थर्ड टॉपिक इज बूलियन अलजेब्रा। फोर्थ टॉपिक इज स्टैटिक्स, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। एंड फिफ्थ टॉपिक इज फ्लूइड डायनेमिक्स। ये आपके हैं। अब करना क्या है इसमें, यहां से 3 हो गया, दो ही अटेम्प्ट करना है यार। तो देखो कैसे कैसे होता है, एक 1 पार्ट फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्ट यहां से आता है, एक पार्ट न्यूमेरिकल मेथड 2, एक पार्ट कंप्यूटर 3, कंप्यूटर बूलियन 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट आपका मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, पार्शियल से 2 पार्ट आता है, पार्शियल से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। या न्यूमेरिकल से 2 पार्ट हो जाते हैं, न्यूमेरिकल से 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पार्शियल न्यूमेरिकल एक, और एक क्वेश्चन कंप्यूटर एंड बूलियन, और पार्शियल से 2 पार्ट हो जाते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स से एक ही पार्ट आता है, ठीक है। मतलब इनसे मिला करके आपके 4 पार्ट आएंगे और इससे आपका 1 पार्ट आएगा,
एक कंपल्सरी। अगर मान लो फ्लूइड डायनामिक्स हम छोड़ भी देते हैं तो 10 नंबर मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब बाई चांस छोड़ दिया तो 10 नंबर का रिस्क फैक्टर। और एक क्वेश्चन जो कंपल्सरी वाला पार्ट होता है, कंपल्सरी बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, 1 पार्ट पीडी, 1 पार्ट न्यूमेरिकल मेथड 2 एंड 1 पार्ट कंप्यूटर बुलियन 3, यहीं से निकल जाएगा आपको। और अगर डाल भी दिया तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी डालेगा, बिल्कुल बैलेंस होता है। 2 पार्ट मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का होता है, 2 पार्ट फ्लूइड का होता है, बिल्कुल फिक्स है। 4 पार्ट आते हैं तो 2 पार्ट मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मिलेगा ही। एक कंपल्सरी में आ गया, एक अलग क्वेश्चन में आ गया, एक ही क्वेश्चन टाइप करना है तो काम बन गया। तो यहां पे अगर हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी दो ऑप्शन छोड़ सकते हो। अगर आप रिंग थ्योरी छोड़ते हो, अगर आप फ्लूइड डायनामिक्स छोड़ते हो तो 20 नंबर का रिस्क फैक्टर है, टोटल 20 मार्क्स का रिस्क फैक्टर, वो भी कंपल्सरी में। 10 नंबर का यहाँ पे कंपल्सरी, अगर रिंग पूछेगा तो 10 नंबर कंपल्सरी में छूटेगा। और यहाँ पे अगर फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर कंपल्सरी छूटेगा, तो 20 नंबर रिस्क फैक्टर है। और अगर बाई चांस नहीं पूछा तो एक भी नंबर का रिस्क फैक्टर नहीं है। तो टोटल पेपर 2 में 20 मार्क्स का रिस्क फैक्टर है। मतलब ये हुआ कि अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला दें तो 30 नंबर का रिस्क फैक्टर है, वो भी नहीं हो सकता है। अगर हम इसको टच कर लिया, रिंग थ्योरी पढ़ लिया, वो भी खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो नहीं पढ़ के जाते हैं तो 470 आप अटेम्प्ट करके आओगे। और अगर 470 आप अटेम्प्ट करके आते हो, तब अटेम्प्ट करके आते हो जब आपने रिंग थ्योरी छोड़ दिया, आपने डायनेमिक्स छोड़ दिया, आपने फ्लूइड डायनेमिक्स छोड़ दिया, 3 टॉपिक छोड़ा, तो 470 अटेम्प्ट करके आओगे। और 470 को अगर प्रॉपर प्रेजेंट करके आ गए, बढ़िया से लिख के आ गए, बढ़िया से सुपर करके आ गए, 375 नंबर से एक नंबर भी कम नहीं होगा, ऊपर जितना जा सकता है आपका। और अगर इसको भी आपने कवर कर लिया तो 400 तक आप, 400 तक आप टच कर सकते हो। तो है ना मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। और कहाँ पे थ्योरी है यार, कहाँ, जहाँ थ्योरी उसको ओवरलुक करो ना, यही थ्योरी तो है। 10 नंबर का थ्योरी है। बच्चे डरते कहाँ पे, अब कहाँ से आप डरते हो। ग्रुप 3 पढ़ोगे, नहीं समझ में आता है, डर गए। रिंग 3 पढ़ा, नहीं समझ में आया, डर गए। एनालिसिस पढ़ा, समझ में आया, डर गए। मैकेनिक्स पढ़ा, डर गए। तो ये जो 20% जो मुझे लगा था कि 20% सिलेबस जो डिफिकल्ट सिलेबस है, वो डिफिकल्ट नहीं है। स्टूडेंट ने डिफिकल्ट बना दिया है कि अरे यार ये तो ये है, फिजिक्स का टॉपिक है, कैसे करेंगे, क्या होगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप डर गए, खुद डर गए। बढ़िया से बैठो, ये 20 जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ना, आपके लिए सबसे इजी टॉपिक बन जाएगा। जब भी कोई चीज़ नहीं समझ में आता है ना, उसको जीरो कर दो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे जीएस हो, जीरो कर दो। और एक बार बैठो बढ़िया से, आराम से, को आज इसको ठीक करके उठेंगे। बढ़िया से अंडरलाइन करो, बढ़िया से पढ़ो, एक बार रीड मारो, फिर दोबारा स्टार्ट करो, अंडरलाइन करो। देखो कैसे नहीं होता है यार, कैसे नहीं होता है। है ना। तो कुछ भी टफ नहीं मैथमेटिक्स में, इसलिए बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ सिलेबस लेंदी है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे के आपके 7 17 18 बुक आपको पढ़ने बढ़िया से। हर एक बुक के अंदर 300 400 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। 400 क्वेश्चन, 400 पेज से कम का मेरा कोई नोट्स नहीं है। मैथ से लीजिए जबरा 400 500 पेज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 500 पेज, ठीक है, कैलकुलस 600 पेज, ठीक है। अब ये है कि 500 पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे कोई भी पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पढ़ करके सारे पेपर को, जो 17-18 बुक है, पढ़ करके आपको 6 घंटे के अंदर निकाल देना है यूपीएससी में। दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक बार नोट तैयार कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए और बार बार उसी पन्ने पलटते रहिए, अदरवाइज कोई देखने नहीं होते। बच्चे बोलते हैं कि सर बुक्स, रिकमेंडेड बुक क्या बुक है, आप क्या रिकमेंड करते हैं? मैं कहता हूँ कोई बुक रिकमेंड नहीं करता। कोई भी मेरा एक टॉपिक एक बुक से नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक टॉपिक मैंने ये चीज़ एनालिसिस एक बुक से पढ़ा दिया, एक चीज़ से पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाता। कम से कम 10 बुक कंपाइल करता हूँ, 10 बुक के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे डालते हैं इसमें नोट्स के अंदर। तो कैसे कर दूँ कि एक बुक कवर कर जाएगा? एक बुक कभी कवर नहीं करता। हाँ, एक बुक, कोई भी एक बुक पढ़ोगे तो 60-70% कोर्स कवर कर लेता है। 30% जो आगे का होता है उसको पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक को पढ़नी पड़ती है। तो 70% तो जनरल है, 50% कोई भी बुक कवर कर लेगा। उसके आगे 90% तक होगा। 10% में 10% को पकड़ने के लिए कम से कम 10 बुक पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना।
तो ये है सिलेबस, ये है मैथमेटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ जाइए और 400 नंबर 375 एजिंग प्रोसेस आप स्कोर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, है ना। तो माई सेल्फ अगेन रिपीट, रजनीश श्रीवास्तव, एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। मैथमेटिक्स पैशन है, जीता हूँ मैथमेटिक्स में, सोता हूँ मैथमेटिक्स में, सब कुछ मैथमेटिक्स है। उठते बैठते सोते जागते 24 घंटा दिमाग में मैथमेटिक्स घूमता है। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ पिछले 25 साल से, हर दिन। अब तो कम हो गया। अर्ली फेज़ में जब यूपीएससी से रिटायर हुआ था, फ्रस्ट्रेट हुआ था यूपीएससी से, उसके बाद से जब 18 घंटे 19 घंटे मैंने क्लास लिया, पढ़ाया, स्टैंडिंग किया, वन स्टैंडिंग 16 आवर्स, 15 घंटे 16 घंटे मैंने क्लास लिया, ठीक है। और लगातार मैथमेटिक्स पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने मैथमेटिक्स छोड़ दिया। मैथमेटिक्स 25 साल से रेगुलर टच में हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। हर एक बैच का नोट्स पिछले बैच से अच्छा लगता है मुझको। तो बच्चे भी बोलते हैं कि सर ये वाला बैच का जो नोट्स आपने दिया वो पिछले बैच से अच्छा था, पिछला वाला बैच ऑलरेडी सुपर नोट्स था। तो मैं हर एक बैच में अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, अपने आप को, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करता हूँ, नए क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ। हर एक बैच में 50% 60% क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं, लेकिन 20-30% क्वेश्चन हर एक बैच के अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जब भी आप मेरी क्लास करिएगा, ऑप्शनल लीजिएगा और मेरी क्लास करिएगा, तो दो बैच का क्लास जरूर देखिएगा। एक बैच नहीं करिएगा, दो बैच, एक रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एक लाइव बुक देख लीजिएगा। दो बैच अगर आप मेरा कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं छूटेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता होता जब क्लास में लिखता हूँ तो आज इस बैच में एक क्वेश्चन पहला है तो अगले बैच में वही होगा, क्योंकि मैं नोट्स रख के नहीं पढ़ाता, मैं ओरली पढ़ाता हूँ। तो मैं जो भी दिमाग में आता है उसमें उस टॉपिक पे वो लिखता चला जाता हूँ, ठीक है। तो हर एक बैच के नोट्स 50% कॉमन होते हैं, 60%, लेकिन 40% डिफरेंट होते हैं। तो दो बैच अगर आप एक साथ कंपाइल कर लेंगे, एक साथ देख लेंगे, तो कोई टॉपिक हो सकता है उसमें छूट गया हो तो नेक्स्ट वाले में कवर कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ तो पिछले वाले में कवर कर लिया होगा। तो दो बैच कर लेंगे तो कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी बैचें पढ़ा है, थोड़ा बहुत फ्लूइड डायनामिक्स कम हुआ है, अदरवाइज बाकी सब सुपर नोट्स हैं। और इतना पढ़ लो यार, बहुत है, बहुत है। तो मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी, जो लोग यूपीएससी देते हैं उनको पता होगा, जो लोग अच्छे से देते हैं उनको पता होगा कि मैथमेटिक्स से बढ़िया ऑप्शनल कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जो किसी के पास नहीं है, और ब्रह्मास्त्र चलाना आना चाहिए। ब्रह्मास्त्र आसानी से नहीं चलता, और जिसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है तो सामने तो मरेगा ही मरेगा। तो अगर यूपीएससी मैथमेटिक्स अगर आपको आता है तो यूपीएससी टूटेगा ही टूटेगा, मतलब आप क्रैक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके पास भगवान ने एक ब्रह्मास्त्र भेजा। जो लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिए हैं, आप समझिए कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है, बस चलाना सीख जाइए बढ़िया से, बिल्कुल टॉप पे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।